हेलो इन्वेस्टर्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड लगातार एक जैसी बनी रहती है। अगर इन प्रोडक्ट की बात करें तो एफएमसीजी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे इकोनॉमी कैसी भी परफॉर्म करे, ये सेक्टर लगातार धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। क्योंकि एक वक्त के लिए हम बड़े खर्चे जैसे कार हो गया, होम अप्लायंसेज हैं या फिर फैशन है, ये सारी चीजें पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन जो बुनियादी जरूरत का सामान है उसे हम रेगुलरली परचेस करते ही हैं। अगर एफएमसीजी की बात करें तो एक प्रोडक्ट है पर्सनल केयर, दूसरा फूड एंड ग्रोसरी का आइटम होता है जिसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। तो आज एक ऐसी कंपनी लेके आए हूँ जो कि फूड, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होने वाले कुछ नीच प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में एक टॉप प्लेयर है और करंट टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कौन सी ये कंपनी है, चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिर मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या चल रहा है, करंट टाइम में इसका स्टॉक प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस किस तरीके से इनका ग्रो कर रहा है और गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए स्टॉक एनालिसिस शुरू करें। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछली साल ये देख सकते हैं कि मई 24 में 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक जो ट्रेंड मैं बताता हूं कि 200 डीएमओ को देखें तो ये इससे लगातार ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि मार्च में थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी जब ये शेयर ने 770 रुपए का लो लगाया था, तो एक बार ये 200 डीएमओ को ब्रेक किया था, लेकिन उसी हिसाब से तेजी से बाउंस बैक किया और रिसेंटली नया हाई लगाया है। तो ये शेयर मेरे सामने कैसे है, अगेन मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि कैसे मुझे मल्टी बैगर आइडियाज जनरेट होते हैं। हालांकि ये शेयर को हम पिछली साल भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो फ्रेमवर्क जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया उसी पे ही अभी स्टॉक एनालिसिस कर रहा हूँ। इसी वजह से काफी दफा ऐसा भी होता है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कई सारी स्टॉक के नाम देते हो तो वो मैं कवर नहीं कर पाता, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो कि आप लोगों के बताए हुए स्टॉक को मैं हमेशा कवर नहीं कर पाता। मेरी कोशिश होती है पहले जो मेरा फिल्टर है, जो मेरा फ्रेमवर्क है, उसमें जो स्टॉक्स आते हैं उनको सबसे पहले कवर करूँ, उसके बाद टाइम बचता है तो मैं आप लोगों के बताए हुए स्टॉक्स को भी स्टडी करता हूं। बाकी कोई भी स्टॉक हो, असल मकसद होता है पैसे बनाना। आपके बताए हुए स्टॉक हो, मेरे बताए हुए हो, या फिर हमारा जो फ्रेमवर्क है वहां से स्टॉक आइडियाज जो मिल रहे हो, एक्चुअल में पैसा बनना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर शेयर प्राइस की बात करें तो जैसे ही पिछले हफ्ते ये शेयर जब नया हाई लगाया तुरंत मेरे फिल्टर में आ गया और मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया। तो क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स हुई, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि काफी अच्छा रिटर्न दिया। 2023 में 200 के आसपास का शेयर प्राइस था, आज तकरीबन 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो शेयर में पिछले 2 सालों में काफी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। तो अगर मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी आपकी बीएससी और साथ ही साथ एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप इसकी स्मॉल कैप दिख रहा है, 7900 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक पीस 70 का दिख रहा है जो कि थोड़ा सा हाई दिख रहा है। और उसी की बात करें तो 23% का काफी हेल्दी है। आरओई की बात करें तो ये भी 28% का काफी अच्छा दिख रहा है। अगर करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें 1326 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। इसने रिसेंटली 1388 रुपए का हाई लगाया और ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके लो की बात करें तो पिछली साल ये शेयर 543 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो ये कंपनी फैट और बटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि आपकी सीड्स मेनली साल और मैंगो इससे एक्सट्रैक्ट होता है। तो काफी नीच एप्लीकेशन है जिसका यूजेज आप देख सकते हैं कि चॉकलेट, फूड, इसके अलावा कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी डिमांड लगातार बनी रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ, एक बार यूएस में रिसेशन चल रहा था और वहां पे देखा गया कि लिपस्टिक है जिसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। जो लोगों ने सर्वे किया उन्होंने एक्चुअल रीजन जानने की कोशिश की कि इतनी ज्यादा रिसेशन है फिर भी लिपस्टिक की डिमांड क्यों बढ़ रही है। तो एक्चुअल रीजन जो सामने आया वो काफी शॉकिंग था। बात दरअसल ये थी कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं चलती तो ऐसे में लोग, वाइफ है वो हस्बैंड से बाकी जो चीजें हैं उसकी डिमांड करती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो हस्बैंड उनको लिपस्टिक जैसी चीजें गिफ्ट करता है क्योंकि ये सारी चीजें काफी अफोर्डेबल होती हैं कंपैरेटिवली अदर चीजों के, और ऐसे में उनको खुश रखना काफी जरूरी होता है। तो इस वजह से रिसेशन के दौरान भी लिपस्टिक की डिमांड लगातार बढ़ी और तब से ये माना जा रहा है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे डिमांड लगातार बनी रहती है और
जब रिसेशन जैसे दौर में जब आदमी और दूसरे लग्जरी आइटम्स अफोर्ड नहीं कर पाता तो ये जो कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, ये जो बेसिक जरूरत है उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है और इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। तो इस कंपनी का पर्टिकुलरली प्रोडक्ट किस किस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट ये डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके के मार्केट में ये बिजनेस कर रहे हैं, ये सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके फाइनेंशियल्स पे एक नजर देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे मार्च 25 में देख सकते हैं कि इन्होंने 233 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, जो कि पिछली साल 129 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 209 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ है। यहीं पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। 42 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछली साल सिर्फ 12 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो 3 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। मेनली 2 वजह है। एक तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि पिछली साल 16% का था, अभी 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया। दूसरा टैक्स रेट भी देख सकते हैं कि सिर्फ 10% का था। हालांकि अगर टैक्स रेट कम होता है तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करते हैं, जो पिछली साल 14 करोड़ रुपीस का था, अभी 55 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो मेनली वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इनका बिजनेस स्केल हो रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही है और थोड़ा सा प्रीमियम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी ये लेकर के आए हैं। कौन कौन से एग्जैक्ट प्रोडक्ट है अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% तक इन्होंने रिपोर्ट किया है। इसी के साथ यहाँ पे अदर इनकम थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूजुअली 2 से 3 करोड़ रुपीस का हुआ करता था, अभी इस क्वार्टर में 9 करोड़ रुपीस का इन्होंने अदर इनकम रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है यहाँ पे अदर इनकम कहाँ से आया हुआ है। इसी के साथ इंटरेस्ट का लेवल देख सकते हैं कि 11-12 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कोई मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएशन की बात करें तो 6 करोड़ रुपीस का है और ये भी कास्टेड बना हुआ है। अगर डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें तो 6 करोड़ रुपीस का डिप्रिसिएशन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, मिनिमम 18 करोड़ रुपीस का होना चाहिए और यहाँ पे 55 करोड़ रुपीस का है। तो काफी अच्छी बात है। इससे ये पता लगता है कि कंपनी काफी एसेट लाइट बिजनेस कर रही है। एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर से काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। FY21 में 200 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि FY22 में 280 करोड़ रुपीस का हुआ। FY23 में 350 करोड़ और FY24 में 460 करोड़ और अभी FY25 में 771 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, जो कि लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिस्कस किया था कि मल्टीबैगर जो स्टॉक्स होते हैं उनके फाइनेंशियल कैसे दिखते हैं, और यही सेम चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनका जो एनुअलाइज सेल है वो लगातार और बढ़ती है और इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है। और सिमिलर चीजें हम मनोरमा इंडस्ट्रीज में भी देख रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 24 करोड़ रुपीस का हुआ और FY23 में 30 करोड़ रुपीस का, FY24 में 40 करोड़ रुपीस का और अभी FY25 में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिली। 112 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। मेनली वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि FY23 FY24 में देख सकते हैं कि 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी FY25 में 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर में सबसे बेस्ट है। बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि 12 करोड़ रुपीस का एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में इन्होंने कोई भी फंडिंग रेज नहीं की और कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल है, कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही। इसी के साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं ऑलमोस्ट 460 करोड़ रुपीस का है। उसी के हिसाब से बोरिंग का लेवल भी 482 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी सिमिलर लेवल पे ही है, 1:1 का रेशियो है, जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि डेट यहाँ का काफी ज्यादा दिख रहा है। अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। FY24 में 129 करोड़ रुपीस का था, अभी FY25 में 178 करोड़ रुपीस का हो गया। FY23-24 में यहाँ पे CWIP का लेवल दिख रहा था, क्योंकि इन्होंने कुछ कैपेक्स किया था। कौन सा कैपेक्स था, कितना कैपेसिटी एक्सपेंड की, अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन FY25 के एंड में CWIP से 2 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इसका मतलब है कोई भी इनका ऑनगोइंग कैपेक्स नहीं चल रहा। अदर एसेट्स पे एक नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। FY23 में 158 करोड़ रुपीस का हुआ, FY24 में 389 करोड़ रुपीस का और अभी FY25 में 550 करोड़ रुपीस की ये इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से डिस्कशन करना काफी जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे देखा कि हमने FY25 में 771 करोड़ रुपीस का इनका टर्नओवर है और 550 करोड़ रुपीस का ये इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करने की वजह क्या है? इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ का ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, जो कि पिछले साल 42 करोड़ रुपीस का था, अभी 102 करोड़ रुपीस का है। हालांकि बिजनेस में भी ग्रोथ है तो ट्रेड रिसीवेबल कोई मेजर
कंसर्न नहीं है। यहाँ पे इन्वेंट्री का ही लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की डेट पोजीशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, पिछले साल 88 करोड़ रुपीस का कैश इनके पास था, अभी 96 करोड़ रुपीस का ये लिक्विड कैश होल्ड कर रहे हैं। कैश फ्लो पे एक नजर डालें तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो यहाँ पे बिजनेस में क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ है उसी हिसाब से पैसा भी लग रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस में लगातार इनको पैसा डालना पड़ रहा है और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी निगेटिव में दिख रहा है। तो यहाँ पे मेनली इन्होंने बिजनेस में पैसा डाला है, जिस वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि पॉजिटिव में दिख रहा है। अगर फंडिंग के सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स 0 दिख रहा है और बैलेंस शीट में भी हमने देखा था कि इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ा था। इसका मतलब है इन्होंने कोई भी इक्विटी डायल्यूट नहीं की। मेनली इन्होंने जो प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग देख सकते हैं कि 240 करोड़ FY24 में रेस किए और यहाँ पे FY25 में भी 146 करोड़ रुपीस का फर्दर डेट लिया और यहाँ पे इसी वजह से पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से डेट लगातार बढ़ रहा है और मेनली वजह है इनका इन्वेंट्री लेवल देख सकते हैं कि लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसकी वजह से बिजनेस में कैश इन्फ्यूज करना पड़ रहा है। रेशियोज की बात करें तो यहाँ पे डेटर डेज देख सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 33 दिनों का था, अभी 48 डेज का हो गया है। इन्वेंट्री डेज देख सकते हैं काफी ज्यादा हाई दिख रहा है, जो कि 586 दिनों का था। अभी FY24 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी 504 दिनों का है, जो कि काफी ज्यादा हाई दिख रहा है। इसी वजह से वर्किंग कैपिटल डेज भी देख सकते हैं कि 336 दिनों का था, अभी भी 313 दिनों का काफी लंबा वर्किंग कैपिटल डेज हो जाता है। ROC की बात करें तो इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में 13% का मेंटेन था, अभी FY25 में 23% का काफी अच्छा ROC इन्होंने रिपोर्ट किया है। मेनली वजह है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है और प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन FY25 में 25% का रिपोर्ट किया है। इसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी इंप्रूव हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम होती हुई दिख रही है, जो कि सितंबर में 57.26% थी, अभी पिछले 2 क्वार्टर से 54.42% रह गई है। FIs की होल्डिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 2.81% की हो गई है। DIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, जहाँ पे अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 5.1% की होल्डिंग DIs मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये लगातार घटती हुई दिख रही है, अभी 37.64% पब्लिक की होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर जंप देखने को नहीं मिला, इसी वजह से नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो 19,938 दिख रहे हैं, जो कि 20,000 से कम है। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक जो चीज हमने देखी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है, लेकिन इसी पोर्शन में DIs की होल्डिंग बढ़ गई है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक दिख रहा है। बट यहाँ पे कभी कभार के होता ही है कि कोई कंपनी बहुत अच्छी करती है तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रमोटर्स से स्टेक बाई करते हैं। तो यही कुछ सिमिलर चीजें यहाँ पे भी देखने को मिली कि DIs ने यहाँ पे प्रमोटर्स से डायरेक्टली डील की होगी और यहाँ पे पब्लिक के पास वो शेयर न जा करके DIs के पास वो चला गया है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अगर पीयर कंपेरिजन की बात करें तो हालांकि ये कंपनी काफी यूनिक और नीच प्रोडक्ट डेवलप करती है, तो स्क्रीनर पे दूसरे फूड प्रोसेसिंग कंपनी से इसको कंपेयर किया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनीज को हमें आइसोलेटेड लेवल पे ही देखना चाहिए। अगर हमें कंपेयर करना है कुछ सिमिलर प्रोडक्ट को देखें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर मुझे इस कंपनी को इंडिपेंडेंट बेसिस पे अगर कंपेयर करना होगा तो मैं इसको फाइन ऑर्गेनिक से कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये भी कंपनी ऑलियो केमिकल बनाती है, जो कि सिमिलर ही तरीके का प्रोडक्ट है। एज ए एडिटिव डिफरेंट फूड आइटम्स में ये यूज होता है, जिसके अगर स्टॉक पी की बात करें तो 30 का दिख रहा है। और अगर इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों से 20% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट के टर्म्स की बात करें तो 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, खास करके कुछ टेम्परेरी डिमांड थी, जिसकी वजह से FY22-23 में ये बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सप्लाई दोबारा से बढ़ गई है, जिसकी वजह से अभी TTM बेसिस पे ग्रोथ देख सकते हैं कि सिर्फ 1% की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। एग्जैक्ट कंपेरिजन मनोरमा को और फाइन ऑर्गेनिक से नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कुछ सिमिलर तरीके का बिजनेस है, तो इससे कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर मनोरमा इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीनर पे कंपेयर किया गया है फूड प्रोसेसिंग कंपनी से, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री का स्टॉक भी 31 का है। उसके कंपेरिजन में मनोरमा का स्टॉक भी 70 का दिख रहा है, लेकिन ये कंपनी अच्छा डिलीवर भी की है और FY26 के लिए भी काफी जबरदस्त गाइडेंस दिया है। तो क्या एग्जैक्ट गाइडेंस है अभी मैनेजमेंट वाली कमेंट्री में डिस्कस करेंगे।
अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो कि हमने देखा कि 771 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया गया, तो 771 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू FY25 में किया है, जो कि FY24 के कंपैरिजन में 69% की काफी जबरदस्त ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट की है। अगर इस कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि मार्केट में बटर्स और फैट्स की काफी ज्यादा स्ट्रांग डिमांड देखने को मिली। इसकी के साथ इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल किया और हायर वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। इसके अलावा इन्होंने फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी एक कमर्शियलाइज की जिसकी कैपेसिटी है 25,000 टन। तो ये जो नई फैसिलिटी थी जिसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो हुआ है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट और मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो बटर्स और फैट्स बनाती है, जिसका अगर एप्लीकेशन की बात करें तो लग्जरी चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरी, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो काफी नीच प्रोडक्ट ये बनाते हैं, तो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे ये कस्टमाइज करते हैं और यूनिक सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। अगर कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 73% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है और बाकी जो 27% कंट्रीब्यूशन है ये डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है। कंपनी के पास काफी यूनिक प्रोडक्ट है जो कि नीच एप्लीकेशन है। इसी के साथ कंपनी R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी लगातार काम कर रही है और नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है जो कि सिमिलर ही तरीके के प्रोडक्ट हैं। अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो इन्होंने FY25 में कुछ नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ऑल राउंड फिलिंग फैट्स है, बेग स्टेबल फिलिंग फैट्स है, वाटर क्रीम फिलिंग फैट्स है, फ्रोजन डिजर्ट एप्लीकेशन है, इसके अलावा प्रीमियम फिलिंग फैट्स है। और ये सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करके ये नए कस्टमर बेस और नए ज्योग्राफी में एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। आखिर क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ये काफी नीच एप्लीकेशन है तो इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और नहीं जानने की मैंने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं नाम से ही क्लियर है कि वाटर क्रीम और फ्रोजन डिजर्ट, बेकरी और फ्रोजन जो डिजर्ट होती है उसमें यूज होता है। अगर इनकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी मेनली वेस्ट अफ्रीका से के साथ UAE, ब्राजील में ये स्टेब्लिश है और वहाँ पे कंपनी की सब्सिडीज भी हैं। इसी के साथ ये इंडियन मार्केट में भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और मार्केट पोजीशन और मार्केट लीडरशिप मेंटेन कर रही है। अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन और यूटिलाइजेशन की बात करें तो इन्होंने 25,000 टन की फ्रैक्शनेशन प्लांट जो कि Q2 FY25 में कमर्शियलाइज किया, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर जो प्लांट की कैपेसिटी इनकी 40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी बन गई है। लेकिन दोस्तों ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें मल्टीपल जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स है चलिए देख लेते हैं ताकि हम पता कर पाए कि इनका जो मल्टीपल स्टेप्स है उसमें कितना कैपेसिटी ऐड इन्होंने किया और क्या यूटिलाइजेशन लेवल चल रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इन्होंने काफी अच्छे से बताया है कि यहाँ पे सीड मिलिंग एक्सप्लर है जो की कैपेसिटी थी FY23 में 60,000 मेट्रिक टन, जो कि FY24 में बढ़ करके 90,000 मेट्रिक टन हो गई, जो की कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने FY24 में किया था। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 90,000 टन पर एनम है, जो कि FY23 में इन्होंने ऐड किया। इसी के साथ रिफाइनरी है जहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी ऐड किया है। FY23 में 15,000 टन पर एनम थी, जो कि FY24 में 45,000 टन पर एनम ऐड होगी। इसी के साथ इंडस्ट्रिफिकेशन की कैपेसिटी देख सकते हैं कि FY24 में इन्होंने ऐड की और 30,000 टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड की। और इसी के साथ जो मैं अभी बात कर रहा था फ्रैक्शनेशन जो कैपेसिटी ऐड की है 25,000 टन पर एनम की, जो कि FY25 में ऐड की है। तो मेनली जो इन्होंने कैपेसिटी एडिशन का काम FY24 में ज्यादा किया था, जहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो मल्टीपल प्रोसेस है उनमें कैपेसिटी ऐड की, जो कि फ्रैक्शनेशन की कैपेसिटी थी वो FY25 में रिसेंटली इन्होंने ऐड की Q2 में और इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगर इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग 15,000 टन पर एनम की कैपेसिटी थी वो 100% यूटिलाइज हो गई है और जो नई फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी जो 25,000 टन पर एनम की है यहाँ पे 40 से 50% यूटिलाइजेशन है। अगर कंबाइंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो 62.5% का हो जाता है। इसी के साथ मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि FY26 में जो 62% का यूटिलाइजेशन है इसको बढ़ा करके 75 से 85% यूटिलाइज करेंगे। और करंट टाइम में इनका रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि 771 करोड़ रुपीस का है और FY26 के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस भी दिया है और उसी हिसाब से ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का भी प्लान कर रहे हैं। तो अगर FY26 के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट 1050 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट दे रही है, जहाँ पे FY25 का रेवेन्यू हम देख सकते हैं कि 771 करोड़ रुपीस का है। तो 771 करोड़ रुपीस से अगर रेवेन्यू बढ़ करके 1050 करोड़ का हुआ तो 35 से 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे ग्रोथ की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली वॉल्यूम ग्रोथ आने वाली है, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 25 से 30% की होगी, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ वॉल्यूम से ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे प्राइस रियलाइजेशन बढ़ेगा, यानी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस
ये रिवाइज करेंगे और 5 से 10% अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कैपेक्स का जो प्लानिंग कर रही है, जहां पे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करेंगे और अपनी सप्लाई चेन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्दर इंप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना कैपेक्स लगेगा, इसके बारे में कोई खास मैनेजमेंट ने कमेंट्री नहीं की, लेकिन आने वाले क्वार्टर में होपफुली ये सारी डिटेल्स मैनेजमेंट देगी कि ये किस तरीके का फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है और बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। FY26 के लिए भी इन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया है, जहां पे ये 30 से 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज में अभी और भी काफी चीजें हैं जिसका मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं इसी तरीके से हर कंपनी पे डिटेल में रिसर्च करता हूँ और पिछले 6 से 8 महीने में मैंने मोर देन 60 कंपनीज पे अपनी स्टॉक एनालिसिस की है और इन्हीं कंपनीज में जो बेस्ट कंपनी मुझे लगती है उसमें खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं, साथ ही साथ एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अपने क्लाइंट को भी स्टॉक रिकमेंड करता हूं। तो अगर आपको मेरा स्टॉक एनालिसिस करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बैक टू मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो मेनली इनका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, जिसको शॉर्ट में सीबी ही कह सकते हैं। ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट काफी नीच और कस्टमाइज है, जिसका कोई भी लिंक नहीं है कोकोआ जो बटर होता है। तो ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, जहाँ पे नाम से ही दिख रहा है कि ये कोकोआ बटर की जगह पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे काफी लोगों का कंसर्न था कि कोकोआ बटर एक कमोडिटी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। तो अगर कोकोआ बटर का प्राइस अप्स एंड डाउन हुआ तो इसके प्राइसेस में किस तरीके से चेंजेस होगा, काफी इन्वेस्टर का सवाल था। तो मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि ये काफी ज्यादा नीच और कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कोकोआ बटर के इक्विवेलेंट है, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसके प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये काफी नीच प्रोडक्ट है और काफी नीच एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से अगर कोकोआ बटर के प्राइसेस अप्स एंड डाउन होंगे तो इसके प्राइसेस में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 सालों के लिए होता है, जो कि फिक्स्ड प्राइस कर देते हैं, फिर 1 साल तक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के बेसिस पे ये अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अगर कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सिंगल प्रोडक्ट 30% सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है और ये फर्दर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। FY23 में ये सिर्फ 10% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन FY25 में 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो गया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि FY25 में इन्होंने 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। मेनली वजह यही है कि ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, यहाँ पे काफी हाई मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर सीबी और स्टीरिन दोनों को मिला करके 50% जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है इन्हीं 2 प्रोडक्ट से आ रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो कि काफी हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ग्रोथ और प्रॉफिट में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर स्टीयरिंग के अगर वॉल्यूम की बात करें तो FY25 में 7000 टन का इन्होंने बिजनेस किया और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की बात करें तो 4500 टन का इन्होंने FY25 में बिजनेस किया। अगर वॉल्यूम वाइज की बात करें तो टोटल वॉल्यूम में 30% वॉल्यूम स्टीयरिंग से था और 20% वॉल्यूम सीबी से है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 20% वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वैल्यू वाइज 30% कंट्रीब्यूशन सीबीई से हो रहा है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि वॉल्यूम वाइज कम है, लेकिन इसका जो वैल्यू है यानी प्राइसिंग है वो अदर प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंसीडर किया जा रहा है। और यहाँ पे प्राइसिंग भी कंपेरेटिवली दूसरे प्रोडक्ट के काफी अच्छा और यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि इनकी ब्राजील में ऑलरेडी एक सब्सिडरी है। इसी के साथ इन्होंने ब्राजील और लैटिन अमेरिका में बताया कि सीबी की काफी ज्यादा डिमांड है, 25 से 30 हजार टन की डिमांड देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बताया कि मार्केट काफी फ्रेगमेंटेड है, तो लॉन्ग टर्म में ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये इस मार्केट में भी ये फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने बैलेंस शीट में देखा था कि वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेट का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है और इन्वेंट्री का लेवल भी हमने देखा था कि काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्या एग्जैक्ट वजह है तो इसको भी डिस्कस कर ले। तो मैनेजमेंट ने बताया कि FY25 में करंट जो इन्वेंट्री लेवल है, जिसमें 550 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री दिख रहा था, तो तकरीबन 130 से 150 करोड़ फिनिश्ड गुड्स हैं। इसके अलावा 400 करोड़ रुपीस का ये रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये सीजनल स्टॉकिंग है, ये जो प्रोडक्ट जब भी तैयार होते हैं तो इनको ये स्टॉक करना पड़ता है। ये उसी तरीके की चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप सरसों का देख लीजिए, अगर कोई कंपनी है मस्टर्ड ऑयल की प्रोसेसिंग करती है
तो वहां पे वो कंपनी जो सरसों है जब भी फसल तैयार होगी उसको स्टॉक में बाई कर लेगी, क्योंकि उस टाइम फसल तैयार होती है, काफी सस्ता मिलता है और उसको पूरी साल प्रोसेसिंग करके सेल कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का काम ये भी कर रहे हैं कि जब भी ये रॉ मटेरियल इनके रेडी होते हैं तो ये सीजनल होता है, एक ही बार में ये स्टॉक कर लेते हैं और पूरी साल ये सप्लाई करते हैं। इसी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी इन्होंने स्टॉक कर लिया, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी पीक पे पहुंच गया है। ओवर टाइम ये इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इसके टारगेट इन्वेंट्री डेज की बात करें तो करंट टाइम ये 150 दिनों का है, लेकिन ये टारगेट कर रहे हैं कि अपकमिंग डेज में ये 120 से 140 दिनों का मेंटेन करेंगे। इसी के साथ अगर एक्सपोर्ट के रिसीवेबल की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा जंप देखने को मिला था, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पे एडवांस बेसिस पे इनको पेमेंट मिल रहा है और मैक्सिमम 30 डेज का ये FY26 के लिए एम कर रहे हैं कि ये अपने डेटर डेज को 30 दिनों के अंदर लेके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इस कंपनी को इतनी ज्यादा इन्वेंट्री क्यों होल्ड करने पड़ रही है। मेनली जो इनका इन्वेंट्री है सीजनल एक प्रोडक्ट है जिसको सीजन के टाइम स्टॉक करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा लगता है। इसी वजह से इनकी बैलेंस शीट भी देख सकते हैं कि डेट लेवल काफी ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे केयर ने रिसेंटली इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो कि A- थी और अभी अपग्रेड करके A कर दिया है। और यहाँ पे नेट डेट पोजीशन की बात करें तो 380 करोड़ रुपीस की नेट डेट पोजीशन हो जाती है और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.8:1 का रेशियो हो जाता है। और यहाँ पे जो भी लोन है मेनली वर्किंग कैपिटल लोन है, तो ये जैसे ही रिसीवेबल इनको मिलता है ये इसका रिपेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो बेनिफिट है कि जब इनकी रेटिंग अपग्रेड हुई है तो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कम होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी की रेटिंग डायरेक्ट लिंक होती है उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग से। जिस कंपनी की जितनी ज्यादा बेटर रेटिंग होती है वहां पे उनको इंटरेस्ट उतना ही कम पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपका पर्सनल सिबिल स्कोर होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको इंटरेस्ट रेट, तो अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो वहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो कभी कभार के बैंक प्री अप्रूव्ड लोन भी देता है और काफी कम रेट पे देता है। यही सिमिलर चीजें रेटिंग एजेंसीज करती हैं, जो कि हर कंपनीज का फाइनेंशियल्स को देख करके रेटिंग एजेंसी डिसाइड करती हैं कि उसका क्या रेटिंग होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे बैंक्स एंड NBFCs है उस पर्टिकुलर कंपनीज को जो डेट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे डेट फंडिंग देती है। इसके अलावा हमने अदर इनकम में देखा था कि 9 करोड़ रुपीस का अदर इनकम दिख रहा था। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि फॉरेक्स गेन हुआ है 6 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा FD से इनको 100 करोड़ रुपीस का इन्होंने FD में पैसा पार्क किया है, जहाँ पे 2.2 to 2.5 करोड़ रुपीस का हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 9 करोड़ रुपीस का अदर इनकम दिख रहा था। गोइंग फॉरवर्ड ये सस्टेन नहीं करेगा, हालांकि जो 2 से 2.5 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन ये जो फॉरेक्स गेन है वो डिपेंड करता है कि करेंसी किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, तो यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के मार्जिन आउटलुक की बात करें तो इन्होंने बताया कि हिस्टोरिकली इन्होंने 2019 में काफी बड़ा कैपेक्स किया था, जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन अभी करंट टाइम में इनका EBITDA मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहा है और नए ये प्लांट जैसे ही कमर्शियलाइज करेंगे धीरे धीरे ये अपना कैपेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी कंट्रोल मैनर में ये कैपेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल EBITDA मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इस वीडियो की टेकअवेज की बात करें तो हमने देखा कि मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि एक काफी नीच प्रोडक्ट बनाती है, मेनली इनका अगर फैट्स और बटर की बात करें तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है जहां पे 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और ये काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो कि ये FY23 FY24 में 16% का मार्जिन ये कर रहे थे, अभी FY25 में 25% का मार्जिन किया और लेटेस्ट क्वार्टर में 27% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया। गोइंग फॉरवर्ड ये एम कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है CBE और स्टीयरिन, ये इसका कंट्रीब्यूशन फर्दर ग्रो करेगा, जिससे आने वाले समय में फर्दर मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी डेवलप कर ली है। हमने देखा कि FY23 और FY24 में काफी बड़े बड़े इन्होंने कैपेक्स किए हैं और रिसेंटली बात करें तो फ्रैक्शनेशन की जो कैपेसिटी है इन्होंने 25,000 की ऐड किया और टोटल 40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी बना ली है और इसका यूटिलाइजेशन भी काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया। अभी बात करें FY25 में 62% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और ये एम कर रहे हैं कि FY26 में ये 75 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेके जाएंगे और उसी हिसाब से इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया है और ये एम कर रहे हैं कि FY26 में 1050 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि FY25 के कंपैरिजन में 30 से 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे लगातार डिमांड बनी रहती है। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और देख सकते हैं कि 2023 में 200 के लेवल के आसपास था, अभी 1300 का लेवल को रिसेंटली क्रॉस किया और नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 का काफी हाई दिख रहा है। अगर पिछले 3 सालों का चार्ट ओपन करें और हिस्टोरिकल पी रेशियो को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका स्टॉक पी 70 का दिख रहा है, जो कि 2023 में सिर्फ 40-48 का था। हालांकि अभी बात किया जाए तो अक्टूबर में ये स्टॉक पी 130 का पे चला गया था, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी से इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक पी दोबारा से 70 के लेवल पे आ गया है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल स्टॉक पी की बात करें, पहले 50-60 का था, उससे ज्यादा ही दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इनका स्टॉक पी है उसी हिसाब से ग्रोथ भी है। मैनेजमेंट ऑलरेडी 30 से 40% की ग्रोथ गाइडेंस दे दी है। दूसरी, इनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट और ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। तो मैनेजमेंट जिस हिसाब से ग्रोथ गाइडेंस दे रही है उस हिसाब से स्टॉक भी बिल्कुल जस्टिफाइड है, कहीं से ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों जहाँ पे स्टॉक भी हाई होता है वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये ग्रोथ टारगेट अचीव न हो पाया तो यहाँ पे शेयर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने फाइन ऑर्गेनिक के शेयर प्राइस में देखा कि FY23 में काफी तेजी से इनका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ था और वहाँ पे अभी वो ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाया और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से शेयर प्राइस अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहां तक मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात है, जहां पे मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ पे ये सीजनल प्रोडक्ट है जिसको एक ही बार प्रोक्योर कर लेते हैं और यहाँ पे 1 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे बिजनेस में अच्छी विजिबिलिटी है कि इनको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लग रहा है मनोरमा इंडस्ट्री लिमिटेड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसी हिसाब से इनका प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई है। तो मैं पर्सनली इस कंपनी को अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसी कंपनी जो कि रिजनेबली प्राइस्ड हो, कम रेट पे मिले, तो वहां पे पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। लेकिन स्टॉक पी हाई होने के बावजूद भी हमने पास्ट में देखा कि काफी हाई स्टॉक पी पे है, लेकिन लगातार ग्रो करते रहते हैं तो वहां पे अच्छा पैसा भी बन जाता है। बाकी दोस्तों मनोरमा इंडस्ट्रीज में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।